Evening students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaivasa. Today we will read paper Introduction to Computer Science of BCA first semester, and today we will read topics operating system, and today this is ninth lecture. Okay, first of all, what is operating system? Introduction. An operating system is an interface between a computer user and computer हार्डवेयर. ये जो नाइन्थ लेक्चर में हम लोग सबसे इसमें पढ़ना है हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इसके फंक्शंस, इसके टाइप्स. ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या. तो क्लियर है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र. हार्डवेयर मीन्स जो कंप्यूटर के पार्ट्स जो दिखते हैं हमारे, जो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस. ठीक है, और कंप्यूटर यूजर जो यूज़ करता है, जैसे हम लोग आप लोग जो यूज़ करते हैं, जो उसको हैंडल करता है. तो दोनों के बीच के इंटरफेस, मतलब दोनों को इंटरैक्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk drive and printers. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जिसका वर्क है जितने भी हम लोग कंप्यूटर में फाइल का कॉपी या फाइल हम लोग स्टोर करना, जो भी फाइल से रिलेटेड वर्क होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी से जो भी वर्क होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी इनपुट और आउटपुट हम लोग करते हैं, या जितने पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब उसके साथ जितने अटैच्ड डिवाइसेस लगे होते हैं, डिस्क ड्राइव या प्रिंटर्स, ये सारे डिवाइसेस को, सारे सिस्टम को ये कंट्रोल करता है. कुछ हमने यहाँ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डाला है, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लोग आज आगे चल के पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी आप जब लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो देखते हैं. और ये कुछ कुछ जो नाम देख रहे हैं, VMS, OS, इस तरह से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम हमने यहाँ डाला है. फिर एक क्लियर है, एक लाइन को देख लीजिए. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम. क्योंकि दो लाइन में हमने इसको पूरा क्लियर किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच के इंटरफेस, मतलब दोनों के बीच का एक मीडिएटर का काम करता है, और जो भी प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराते हैं, सारे प्रोग्राम्स को वो कंट्रोल करता है. तो यहाँ आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या. देखिए राइट साइड में हमने डायग्राम आपको दिया है जिससे आप क्लियर समझिए. जैसे देखिए सबसे पहले ऊपर देखिए यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र n, मतलब जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग यूज़र यूज कर रहे हैं. नीचे देखिए जो सॉफ्टवेयर जो बीच में शो कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर चूँकि दो तरह का होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों को देखिए कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जो सॉफ्टवेयर हम लोग जो यूज़ करते हैं, अलग अलग यूज़र जो यूज करेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए फिर किसको हैंडल कर रहा है? हार्डवेयर, जैसे CPU है, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए बीच में है, ऊपर सॉफ्टवेयर, नीचे में हार्डवेयर डिवाइसेस. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? सारे को, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर है, और जो यूज़र्स हैं, और नीचे हार्डवेयर, तो सारे को कंट्रोल करता है, और ये बीच में एक्चुअली इंटरफेस का काम करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम, इवोल्यूशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कब से स्टार्ट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम और आज तक किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग वर्क कर रहे हैं. तो एक पूरा उसका एक जनरेशन जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन 40 से स्टार्ट हुआ, 1940 टू अर्ली 1950. ठीक है, वो एक फर्स्ट जनरेशन दौर था. जैसे आप ये पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक जनरेशन है. When the first electronic computer was developed in 1940, it was created without any operating system. देखिए हमें आपने क्या लिखा है कि 1940 में जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, जब पहला, ठीक है, उस वक्त विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ. उस वक्त कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था. इन अर्ली टाइम्स यूजर्स हैव फुल एक्सेस टू द कंप्यूटर मशीन एंड राइट ए प्रोग्राम फॉर ईच टास्क इन एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज. उस वक्त क्या होता था? यूज़र पूरा कंप्यूटर मशीन को एक्सेस कहीं से भी कर सकता था और प्रोग्राम लिखता था. मतलब हर एक टास्क के लिए मशीन लैंग्वेज लिखने के थ्रू वो प्रोग्राम लिखता था. ठीक है, पहला जनरेशन में ये हो गया 1940 टू 50 के बीच में. सेकेंड जनरेशन जो आया वो 55 से 65 का बीच आया. उस वक्त देखिए
स्टार्ट हुआ, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया गया 50 के आसपास में, और उसका नाम था GMOS। जनरल मोटर की जो कंपनी थी वो उसने सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और इसने IBM कंप्यूटर के लिए, IBM कंप्यूटर का आप नाम सुने होंगे, इंटरनेशनल जो बिजनेस मशीन बोलते हैं, IBM कंप्यूटर के लिए ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ये था 55 से 65 का दौर। फिर थर्ड जनरेशन जब आया वो 65 to 80, तो 60 के लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन जो किया गया, ये वेरी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कुड साइमल्टेनियसली परफॉर्म मल्टीपल टास्क इन ए सिंगल कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। तो जब ये करीब 60 के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिज़ाइन किया गया, तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया, ताकि एक साथ हम लोग एक कंप्यूटर में कई सारे वर्क हम लोग कर सकें, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, कई वर्क हम लोग एक साथ कर पाते हैं। तब आया फोर्थ जनरेशन, जो 80 से लेकर आज तक यही अब इसके बाद कोई जनरेशन नहीं आया। लास्ट जनरेशन फोर्थ जनरेशन है, जो अभी तक हम लोग उसको देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, फोर्थ जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। एक्चुअली ये जो जनरेशन स्टार्ट हुआ, पर्सनल कंप्यूटर अब यहाँ से डेवलप स्टार्ट हुआ। हाउएवर द पर्सनल कंप्यूटर इज वेरी सिमिलर टू द मिनी कंप्यूटर्स दैट वर डेवलप्ड इन द थर्ड जनरेशन। चूँकि थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ था, तो वैसे ही करीब पर्सनल कंप्यूटर भी था। माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड द फर्स्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1975। सबसे पहला जो माइक्रोसॉफ्ट जो है, आप बराबर नाम सुनते हैं, जो बिल गेट्स उसके सबसे पहला जो ऑनर थे उसके, ठीक है, एंड पॉल एलन, ये दोनों मिलकर ये लोग जो है 1975 में सबसे पहला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। इसके बाद धीरे धीरे ये अलग अलग लेवल में लेते आए, और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस देखिए डॉस, MS DOS 81 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड देन विंडोज रिलीज्ड वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एज विंडो 95, 98, विंडो XP एंड लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7। ठीक है, अभी भी विंडोज 7 हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी भी आप लैब में जो विंडोज 7 यूज करते हैं। करेंटली मोस्ट विंडोज यूजर यूज द विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। कई जगह आप लैपटॉप या खरीदते हैं या कंप्यूटर परचेज करते हैं, देखिएगा विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक मार्केट में आया, और माइक्रोसॉफ्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि अब इसके बाद कोई इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम वो नहीं बनाएगी, मतलब ये लास्ट उसका जनरेशन है। ठीक है, अब आगे फिर क्या होगा पता नहीं, बट अभी तक विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम करंट जो है मार्केट में अवेलेबल है। बट अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखें, विंडो 7 सबसे बेस्ट है, मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक एवोल्यूशन ऑफ पूरा कंप्लीट हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा। देखिए हमने लास्ट में लिखा है कि 80s के टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम और डेवलप्ड बाय स्टीव जॉब। एप्पल कंपनी का नाम आपने सुना होगा। एप्पल इज अनदर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड इन द 1980 में उसने बनाया, और जिसका को फाउंडर ऑफ एप्पल का स्टीव जॉब्स है। ठीक है, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या दिया, मैसिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक OS। तो ये भी बहुत सारे नेटवर्क में या सर्वर में ये भी आज के डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, खास करके एप्पल कंपनी तो जनरली यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिए हम लोग पढ़ेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। बैच मीन्स क्या होता है, हम लोग एक साथ ग्रुप में हम लोग वर्क करें। देखिए राइट साइड में आपको डायग्राम में के थ्रू क्लियर समझे यहाँ पर आप, जैसे जॉब 1 एक ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में देखिए दिख रहा है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब N, मतलब जितना भी सारा है हम लोग वर्क दे रहे हैं कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वो क्या करता है अलग अलग बैच में, अलग अलग गुच्छा में, अलग अलग ग्रुप में वो वर्क को कंप्लीट करके CPU को ट्रांसफ़र कर देता है, CPU को दे देता है। ठीक है, ये क्या करता है कि सिमिलर जॉब, जैसे एक ही जैसा कुछ जॉब है तो सबको एक ग्रुप में और एक बैच में सबको बांट देता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर टू सॉर्ट जॉब्स विद सिमिलर नीड। इसका ये काम है कि अगर एक जैसा अगर सबको ज़रूरत है, एक जैसा वर्क है, तो सबका एक ग्रुप में उसको बैच के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके और उसको ऑपरेट करें। जैसे एग्जांपल देखिए हमने लिखा पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट, तो दोनों ही करीब करीब वर्क जो है जॉब मिलता जुलता है। तो इस तरह से एक ग्रुप में वो बांटकर एक बैच में के रूप में काम कर लेता है। पेरोल सिस्टम मतलब जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉय का सैलरी का डिटेल्स बनाना है। बैंक स्टेटमेंट, जैसे बैंक स्टेटमेंट निकलता है, बैंक स्टेटमेंट जनरली वही होता है कब विड्रॉ हुआ, कब डिपॉजिट हुआ, तो करीब करीब ये मिलता जुलता है जॉब्स। तो इस तरह से वो क्या करता है, इस तरह के वर्क को एक ही बैच में रखकर फिर अलग मान लीजिए फिर जॉब देखता है, इस तरह से वो बैच के रूप में वर्क करता है। तो ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट जो आपका टाइप है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। अब देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या करता है, जो हम लोग वर्क देते हैं उसको वो टाइम बांट लेता है कि ठीक है इस काम इस टाइम में इस वर्क को करेंगे, इस टाइम में इस वर्क को करेंगे, ताकि वो आराम से स्मूथली मतलब उस वर्क को हैंडल कर पाए। देखिए राइट साइड में आप डायग्राम से देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे बीच में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे MS वर्ड हम लोग सबसे पहले वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में, ईमेल भी सपोज दैट हम लोगों ने वहाँ कर रहा है, वेब ब्राउज़र सपोज दैट मन किया थोड़ा इंटरनेट से ब्राउजिंग करना तो वो भी हम तो एक साथ देखिए कई 3 काम हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सबका टाइम शेयर कर लेता है, टाइम बांट लेता है कि ठीक है ये काम हमको पहले करना है, फिर इसके बाद ये करना है, इसके बाद तो जिस तरह से हम लोग वर्क देते जाएंगे उस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्विच ओवर करते जाएगा नेक्स्ट टास्क। मान लीजिए कि हम लोग वेब ब्राउज़र भी ओपन किया, उसको मिनिमाइज करके फिर ईमेल करने लगे, तो ईमेल तो ये टाइम को वो शेयर करता है और फाइनली वो CPU को सेंड कर देता है। ये था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। These types of the operating system is a recent advancement in the world of computer technology and are being widely accepted all over the world and that too with a great pace। मतलब कहता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आज का अगर देखा जाए तो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो पूरे दुनिया वर्ल्ड जो यूज कर रहा है ये सबसे ज़्यादा इस पर आजकल फोकस है और पूरे वर्ल्ड इस तरह से काम भी कर रहा है। इसमें क्या होता है कि वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग ए शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। चूँकि नेटवर्क के थ्रू कई सारे वर्क हो रहे हैं और शेयरिंग होता है, जैसे अलग अलग सर्वर्स होते हैं, अलग अलग हम लोग जब कई सारे वर्क और इंटरनेट के थ्रू जो हम लोग नेटवर्क यूज़ करते हैं तो देखिएगा एक नेटवर्क से हम लोग कई सारे वर्क करते हैं। जैसे आप बैंक में चले जाएँ या कई सारी कंपनी में चले जाएँ तो उस एक नेटवर्क के थ्रू हम लोग कई सारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और सब अपना अपना इंटरकनेक्टेड है, बस ऑटोनोमस हर एक अपना अपना वर्क कर रहा है। देखिए राइट साइड में आप डायग्राम से देखिए एक बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब देखिए ऊपर में हर अलग अलग यूनिट है, अलग अलग कंप्यूटर्स हैं जिसमें सब में CPU डिस्क मेमोरी, CPU डिस्क मेमोरी, देखिए सब में सब चीज़ है। तो एक नेटवर्क के थ्रू सभी अपना अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं और सभी का अपना मेमोरी यूनिट और CPU है। ऐसा नहीं कोई शेयरिंग, सब एक नेटवर्क को शेयर कर रहा है, बट सभी के अपना अपना डिवाइसेस लगे हुए हैं, सभी के अपने मेमोरी यूनिट है और सभी के CPU हैं। इसमें एक बेनिफिट क्या है, फेलियर ऑफ वन विल नॉट अफेक्ट द अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन। मान लीजिए कि एक उसमें का सिस्टम कंप्यूटर अगर फेल कर गया किसी कारण से तो बाकी वर्क करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी जो है फेल कर जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है। इसी वजह से देख बैंक में क्या होता है कि जब एक साथ 50 कंप्यूटर्स वहाँ एक साथ हैंडल होते हैं और एक ही नेटवर्क सिस्टम से वो चलते रहता है, अगर कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो कोई इशू नहीं है, दूसरे कंप्यूटर में वर्क हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आज के डेट में पॉपुलर है और पूरे वर्ल्ड में इसको यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। These system runs on a server and provide the capability to manage data, users, groups, security, applications and other networking functions। राइट साइड में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जनरली। अब एक नेटवर्क है, मान लीजिए कि जैसे हम लोग बैंक का मान लीजिए कि एक ATM है जैसे, अब देखिए उस ATM एक नेटवर्क अगर हमारे पास अगर स्टेट बैंक का अगर ATM है तो अगर हम किसी भी अगर हम ब्रांच में जाते हैं या किसी और अदर बैंक के ATM में जाते हैं तो वो वहाँ से हम लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हमारा नेटवर्क जो है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, वो एक शेयरिंग कर रहा है, जितने भी हमारे कहीं भी हमारा बैंक का अगर अकाउंट है तो वहाँ से वो उसको शेयर करके और हमको वो देगा, आउटपुट देगा और हमको वहाँ से आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक नेटवर्क सिस्टम में कई सारे फाइल शेयरिंग हो रहा है, प्रिंटर शेयरिंग हो रहे हैं, सिक्योरिटी शेयरिंग हो रहा है, एप्लीकेशन शेयरिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चूँकि एक सर्वर के थ्रू हैंडल होते हैं और इसीलिए जो देखिए बीच में फाइल सर्वर हमने लिखा, डायग्राम बनाया, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 अलग अलग क्लाइंट है, उसके अलग अलग कई सारे बैंक और कई सारे कंपनी कनेक्टेड हैं। तो ये जो बीच में फाइल सर्वर है तो वो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उसमें स्टोर होता है और वही सारे कंप्यूटर को हैंडल करते हैं। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क में जितने भी इस तरह का सर्वर बेस्ड और क्लाइंट बेस्ड वर्क होता है सब इसके थ्रू होता है। और सबसे लास्ट में जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम, मतलब एक सेकेंड का भी मतलब माइक्रो सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं होगा।
तो बहुत सारे ऐसे आज के डेट में वर्क हैं और आजकल बहुत सारे डिवाइसेज या सिस्टम्स आ गए हैं जो कि एकदम एग्जैक्ट उसी टाइम पर हम लोगों को करना है। और इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये सारे सिस्टम्स को कंट्रोल भी करते हैं। नीचे देखिए हमने लिखा है कि द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज वेरी स्मॉल, दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। मतलब बहुत कम सेकंड के लिए वो टाइम लेता है और उतना देर में वो पूरा आउटपुट हमको देता है। जैसे देखिए रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट दैट आर वेरी स्ट्रिक्ट लाइक मिसाइल सिस्टम। जैसे देखिए मिसाइल आप देखते होंगे बराबर हम लोग गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर चेक करती है और भेजती है ऊपर हम लोग हमारा सिस्टम में। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ एक एक सेकंड से भी मतलब 1000 माइक्रो सेकंड का टाइमिंग का बहुत वैल्यू होता है और उतने देर में वहाँ पर उसका सारा एक्टिविटी कर देना है। तो इस तरह का रियल टाइम सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, चूँकि प्लेन का देखते हैं आप, उसका भी ट्रैफिक बहुत एकदम कम से कम इंटरवल रिस्पॉन्स टाइम उसका होता है। रोबोट्स, तो ये सारे जितने भी सिस्टम आज के डेट में यूज हो रहा है ये बहुत एकदम एग्जैक्ट टाइम, थोड़ा भी टाइम का इंटरवल हम मतलब डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। दीज सिस्टम्स आर बिल्ड फॉर सेविंग लाइफ लाइक ऑटोमेटिक पैरासूट्स और एयर बैग्स। अब देखिए एयर बैग जो आजकल कार में लगता है, जैसे कार अगर अचानक एक्सीडेंट कर गया तो उसी पल वो एयरबैग काम करना स्टार्ट करेगा, मतलब थोड़ा भी लेट होगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए उसमें रियल टाइम सिस्टम्स के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वहाँ पर हैंडल किया रहता है, ठीक है। जैसे देखिए और एग्जांपल देख रहे हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम में जो कंप्यूटर के थ्रू और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल होते हैं तो कोई ये टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे मेडिकल का देखिए, मेडिकल में क्या है, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा टाइमिंग तो हमारा उसका रिजल्ट चेंज आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग यूज कर पा रहे हैं और ख़ास करके इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज ज़्यादातर एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पर हमने 2 टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखा है, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हार्ड रियल जो टाइम सिस्टम है ये एक्चुअली इसमें थोड़ा भी कहता है कि वेरी स्ट्रिक्ट एंड द इवन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले इज नॉट एक्सेप्टेबल। थोड़ा भी मतलब डिले एक्सेप्ट नहीं है, मतलब एग्जैक्ट टाइम पर होना है तो होना है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या है, थोड़ा सा ये लेस स्ट्रिक्ट है, थोड़ा मतलब पॉइंट सेकंड भी इधर उधर हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहाँ पर 0.1 या थोड़ा सा पार्ट है जो जहाँ पर लेस स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर इस तरह का रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हो सकता है। तो 2 तरह का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या है, एक्चुअली इसका फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हमने यहाँ पर जिक्र किया है, उसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। तो मेमोरी मैनेजमेंट, जितने भी कंप्यूटर्स के मेमोरी हम लोग यूज करते हैं सबको यही ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, पहले एक बार नाम देख लें फिर हम लोग नीचे डिटेल्स पढ़ लेंगे। डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग, एड्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर यूजर्स। जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका मेमोरी मैनेजमेंट। चूँकि मेमोरी देखिए किसी भी कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मेमोरी अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जो प्राइमरी मेमोरी हमारा कंप्यूटर का होता है या मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसको मैनेज करना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी ड्यूटी है। मेन मेमोरी इज ए लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड और बाइट हैज इट ओन एड्रेस। चूँकि मेन मेमोरी में बहुत सारे वर्ड्स स्टोर होते हैं, बाइट्स स्टोर होते हैं और हर एक वर्ड या बाइट का अपना खुद का एड्रेस होता है। मेन मेमोरी प्रोवाइड्स ए फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। मेन मेमोरी एक्चुअली फास्ट स्टोरेज है जिसको जो सीपीयू है डायरेक्ट उसको एक्सेस करता है और वहाँ कंट्रोल करता है। फॉर ए प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट इन द मेन मेमोरी। तो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता है कि मेन मेमोरी वहाँ बहुत ज़रूरत है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। अब यहाँ पर देखिए मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है उसको हम लोग देखेंगे। पहला काम क्या है इसका, कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, व्हाट पार्ट ऑफ इट आर यूज बाय whom, व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज। मतलब प्राइमरी मेमोरी का पूरा ट्रैक को मेंटेन करता है, किस पार्ट को यूज करना है, कौन करेगा इसको यूज, किसको नहीं करना है, ये पूरा मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का।
इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एंड व्हेन एंड हाउ मच। जब हम लोग एक साथ कई सारे प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा किस प्रोसेस को पहले मेमोरी देना है और कितना देना है। तो ये भी डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो। चूँकि मेमोरी में कितना जगह एलोकेट करना, जिसको हम लोग छेकना बोलते हैं, जिसको एरिया कवर करना बोलते हैं, तो कौन सा प्रोसेस कितना मेमोरी एलोकेट करेगा, ये भी डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। डी एलोकेट द मेमोरी मतलब जितना जगह हम लोग उसको ऑक्यूपाई किए, जितना हम लोग कवर किए, उसको फिर खाली करने का भी जिम्मा। मान लें कि अगर कोई प्रोसेस हमारा अब वर्क नहीं करना या उसको रोक दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, तो उस कंडीशन में फिर उस जगह को खाली करने का भी जिम्मा भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। ठीक है, तो ये था मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इसका वर्क है प्रोसेसर मैनेजमेंट। चूँकि प्रोसेसर जो CPU का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। In multi-programming environment, the operating system decides which process gets the processor when and for how much time। जब हम लोग एक साथ कई सारे प्रोग्रामिंग करते हैं, जब वो सब इन्वायरमेंट रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसीजन लेता है कि किस प्रोसेसर को कितना समय देना है और कौन सा प्रोसेसर को यूज करना है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। और अगर इस तरह से कई सारे वर्क जब हम लोग एक साथ हैंडल करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग, क्योंकि कई सारे प्रोसेस उसमें चलता रहता है इंटरनली। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब देखिए प्रोसेसर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला काम है कि कीप्स ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। अब जैसे मान लीजिए कि जो प्रोसेसर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका ट्रैक मतलब कौन सा प्रोसेसर पहले में उसमें कौन प्रोसेस यूज होगा, इसके बाद कौन सा यूज होगा, उसके बाद कौन सा होगा। तो चूँकि कई सारे प्रोसेस हम लोग एक साथ वर्क कर रहे हैं तो ये सारे टास्क का रिस्पॉन्सिबल भी है ट्रैफिक कंट्रोलर, मतलब उसको ट्रैफिक को मेंटेन करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। एलोकेट्स द प्रोसेसर मतलब CPU टू ए प्रोसेस। चूँकि CPU का जो कई सारे जब प्रोसेसर चूँकि एक साथ हम लोग कई सारे वर्क देते हैं कंप्यूटर CPU को, तो उसको भी कौन सा प्रोसेस पहले होगा उसको बोलते हैं एलोकेट करना। तो वो भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। फिर जस्ट उसका उल्टा डी एलोकेट, जैसे एक वर्क कंप्लीट हो गया फिर दूसरा स्टार्ट करना है, ठीक है, या मान लीजिए कि एक प्रोसेस करके हम वेट कर रहे हैं तो फिर उसको अब हटा के फिर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करना, ये भी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस तरह से प्रोसेसर मैनेजमेंट का भी काम करता है। थर्ड जो इसका वर्क है डिवाइस मैनेजमेंट, क्योंकि कई सारे डिवाइस लगे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। चूँकि हर एक डिवाइसेस का एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर इन द सेंस सॉफ्टवेयर जो उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके एग्जीक्यूटेबल के लिए वो सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये सारे डिवाइस मैनेजमेंट को ये कंप्लीट करता है। जैसे कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर में लगे होते हैं, क्योंकि उसमें कीबोर्ड माउस और भी बहुत सारे डिवाइसेस, हार्ड डिस्क है या और भी मान लें कि USB लगा दिए या प्रिंटर लगा दिए, तो सारे डिवाइसेस का ट्रैक भी वही मेंटेन करता है। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज द IO कंट्रोलर। और इस तरह का वर्क को करने को हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, क्योंकि जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं सबको ये मैनेज करता है। डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट द डिवाइस एंड व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। किस डिवाइस को कितना समय देना है और कब देना है, ये सारे मैनेज कंट्रोल को ही करता है। एलोकेट्स डिवाइस इन द एफिशिएंट वे, डिवाइस को एलोकेट कराना, क्योंकि उसको मेमोरी या CPU जो भी शेयरिंग करता है वो डिवाइस उसको वहाँ तक ले जाना। और डी एलोकेट डिवाइस मतलब फिर से अगर वो उसका काम हो गया तो फिर वहाँ से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने का भी काम डिवाइस मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट। ए फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूजेज। चूँकि हम लोग कंप्यूटर्स में और हार्ड डिस्क में या जो भी है उसमें कई सारे हम लोग फाइल्स रखते हैं, अपने स्टोर करके रखते हैं, कई सारे डायरेक्टरी में स्टोर करके रखते हैं ताकि हम आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें। दीज डायरेक्टरी में कंटेन फाइल एंड अदर डायरेक्टरी, कई डायरेक्टरी में कई सारे फाइल्स होते हैं या फिर अदर डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो इसको कैसे मैनेज करता है, देखिए इसका नीचे आप देखिए पहला पॉइंट है कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशंस, यूजर्स, यूजेज, स्टेटस। ठीक है, क्योंकि हर एक अलग का सभी का अलग अलग लोकेशंस होगा, सबके यूजेज अलग होंगे, सबका स्टेटस अलग होगा, तो सभी इन्फॉर्मेशन का ट्रैक को ये मेंटेन करता है। और इस तरह के जो फैसिलिटी वो देती है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं हम लोग फाइल सिस्टम। डिसाइड्स हु गेट्स द रिसोर्सेज, यही डिसीजन लेता है कि इस रिसोर्सेज को कौन गेट मतलब कौन लेगा, कौन उसको यूज कर सकता है। एलोकेट द रिसोर्सेज, फिर उसको रिसोर्स कैसे वो एक जगह ऑक्यूपाई करेगा,
देन उसका जस्ट उल्टा डीलोकेट, अगर वो यूज हो गया तो उसको फिर खाली भी करना है रिसोर्सेज को। तो ये सारा फाइल मैनेजमेंट का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब यहाँ पर चूँकि ये जो 3-4 जो हम लोगों ने देखा वो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हम लोग उसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जैसे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पासवर्ड सिमिलर अगर मान लिया अदर टेक्निक से हम यूज कर रहे हैं तो उसको रोकना है। अनऑथराइज्ड कोई उसको प्रोग्राम्स और डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए तो ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जो भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब सर्विस डिमांड कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो सारे सर्विस को रिकॉर्डिंग मतलब उसको एक जगह कलेक्ट भी करके रखता है कि हम लोगों ने क्या उससे वर्क लिया। और चूँकि जब भी हम लोग जानना चाहें कि कब कौन सा वर्क हुआ तो वो सारा रिकॉर्ड और चूँकि रख करके रखता है एक जगह, और रिस्पॉन्स भी लेता है और उसका पूरा डिटेल्स भी वो रखता है। जैसे हम लोग कुछ कॉपी किया, डिलीट किए, तो सारा वो एक जगह मेंटेन रखता है ताकि हम लोग बाद में देख सकें। जॉब अकाउंटिंग, अगर मान लें कि हम लोग कई तरह का इस तरह का जितने भी वर्क हम लोगों ने किया उस कंप्यूटर में, चाहे आपने ब्राउजिंग किया, चाहे कॉपी किया, डिलीट किया, या आप कुछ सपोज डेट आपने वर्ड में कुछ टाइप किया, या आपने एक्सेल में कुछ जो भी वर्क आप कर रहे हैं, सारे वर्क का या कौन सा यूज़र उसको यूज किया, सबका ट्रैक को वो स्टोर करके रखता है। एरर डिटेक्टिंग ऐड, मान लीजिए कि कुछ एरर मैसेज आ गया, कुछ डंप मान लें, कुछ अगर डिलीट हो गया या कुछ और भी प्रॉब्लम आ गया, तो सारे मैसेजेस को वो शो करता है और सारे मैसेज को हम लोगों को यूज़र तक पहुंचाता है ताकि यूज़र जान पाए कि हाँ ये प्रॉब्लम इसमें है। एंड लास्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर यूजर। अब जितने भी जैसे सी हम लोग यूज़ करते हैं तो कंपाइलर यूज़ करते हैं, तो ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ठीक है। तो और भी सॉफ्टवेयर जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, तो सारे कंप्यूटर में जितने भी अदर सॉफ्टवेयर हैं सब के बीच और यूज़र के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, मतलब आपस में एक रिलेशन और सही से वो इंटरफेस कर पाए, ये भी सारा ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। तो इतने सारे हम लोगों ने जो जितना देखे ये सारे फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब यहाँ पर लास्ट एक टॉपिक आपको पढ़ना है, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज का जो आधुनिक ये तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि 60-70 ईयर से चले आ रहे हैं, बट अभी कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मॉडर्न हो गया, अभी जो हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए जनरल पर्पस मैकेनिज्म फॉर प्रोसेसिंग डाटा लार्जर दैन अवेलेबल मेन मेमोरी कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। चूँकि आप देख रहे हैं 1.5 साल 2 सालों में वर्चुअली हम लोग बहुत सारे वर्क किए हैं। वर्चुअली मतलब जैसे गूगल मीट से हम लोग क्लास करते हैं, तो देखिए सब कोई अलग अलग जुड़े हैं, मतलब अलग अलग जगह पर है, बट सब कोई एक साथ कनेक्ट हो जा रहा है। तो ये वर्चुअली हम लोग कनेक्ट होते हैं। आजकल बहुत सारे देखिए कॉन्फ्रेंस और बहुत सारे मीटिंग्स वर्चुअली होते हैं। सब लोग अपने अपने घर में हैं, बट सारे लोग किसी न किसी सिस्टम से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारे को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो हैंडल कर रहा है। तो ये आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअली इसी पर बेस है, और आने वाले समय में जिस तरह से हम लोग ये 1.5 साल में जो हम लोगों ने फेस किया है, तो उस वक्त देखें आप मैक्सिमम काम ऑनलाइन जो हो रहा है, ये जितना वर्चुअली हो रहा है, तो ये सारे आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट है। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि ह्यूज लाइन्स ऑफ कोड, ह्यूज नंबर ऑफ अननेसेसरी फीचर आर नॉट ओनली द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ओएस, सो वी हैव टू कंसीडर द डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट बिफोर टू से दैट इट इज़ ए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग कोडिंग ना करना पड़े, बहुत सारे फीचर्स को हम लोग अननेसेसरी यूज ना करना पड़े, तो उसमें मतलब बेटर डिजाइनिंग अगर हम लोग यूज कर सकें, जिसको हम लोग मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था उसमें कई सारे हम लोगों को कोडिंग करना पड़ता था, कई सारे अलग अलग फीचर्स ऐड करना पड़ते थे, तो उससे शॉर्ट करके उसको कम करके और हम लोग मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आज के डेट में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने 5 तरह का मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने यहाँ पर दिखाया, जिसको हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको हम लोग पढ़ेंगे, पाँचों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है। इससे पहले हम लोग पाँचों का नाम देख लें, फिर डिटेल्स पढ़ेंगे। मल्टी थ्रेडिंग, सिस्टमेटिक मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइनल माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। तो ये 5 तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कहला रहा है, तो थोड़ा हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लें। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, चूँकि आप आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग आज के डेट में यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा आज के डेट में यूज हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑब्जेक्ट चाहता है, मतलब उसको रिजल्ट चाहिए। तो देखिए हमने लिखा है कि लार्जेस्ट ट्रेंड इन द डिजाइनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट फॉर ईच फैसिलिटी। मतलब हर एक वर्क के लिए एक ऑब्जेक्ट, देखिए मतलब कैसे
क्या काम हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक सिस्टम चाहिए। जैसे आज की डेट में हम लोग अगर वर्चुअली हम लोग क्लास करते हैं गूगल मीट से, किस तरह से फंक्शन हो रहा है कोई जानना नहीं चाहता है, बस इस तरह से हम लोग करना है तो करना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे उसको हैंडल कर रहा है ये हम लोगों को उतना किसी को जनरली जानकारी भी नहीं है, और लोग मैक्सिमम बस सिस्टम समझ गए, उसको कनेक्ट कर लिए और हम लोग वर्चुअली हम लोग जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से कई सारी फैसिलिटी और आज का जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है हम लोग को हेल्प करा रहा है और हम लोग को कर पा रहे हैं। अब आप डीप में जब जाएंगे तो समझो उसको आप देखेंगे कई सारे जो है सोचिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज हो रहा है, कई सारे सर्वर यूज हो रहे हैं, कई सारे नेटवर्क डिवाइसेज उसमें यूज हो रहे हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का ये हम लोग अब नीचे डायग्राम आप देख सकते हैं राइट साइड में, सारे कनेक्टेड हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, मल्टी थ्रेडिंग, सिस्टमेटिक मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर, ये कंप्लीट एक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो आज की डेट में ये 5 अलग अलग रूप में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। सेकेंड जो पार्ट है इसका मल्टी थ्रेडिंग, ये एक जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो जावा पढ़ेंगे, वहाँ ये थ्रेडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग जान लें थ्रेडिंग मतलब क्या है कि कोई प्रोग्राम को छोटे छोटे टास्क में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको बांट दिया जाता है और सारे प्रोसेसर एक साथ एग्जीक्यूट करता है, और इस स्मॉलर टास्क को हम लोग बोलते हैं थ्रेड्स। ए थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस और डिस्पैचेबल यूनिट ऑफ वर्क। छोटे छोटे पार्ट में अगर प्रोसेस को हम लोग बांट के वर्क करें तो ये आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट थ्रेड इन एन एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर एट द टाइम इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो जब हम लोग अलग अलग जब थ्रेड को और सभी प्रोसेसर अपने अलग अलग टाइम के हिसाब से उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट आ गया। ये मल्टी थ्रेडिंग आप लोग पढ़ेंगे जब आप सीखेंगे 4th सेमेस्टर में तो प्रोसेस भी पढ़ेंगे। थर्ड जो इसका जो पार्ट है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिस्टमेटिक मल्टी प्रोसेसिंग। इफ ए कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर, these processors can share the memory and input or output facilities, and these processors share the same job for execution, then the system is called systematic multiprocessor system। क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि आज की डेट में एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर आजकल वर्क हो रहा है, जिसको हम मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग लैब वगैरह में तो देखते हैं एक कंप्यूटर में एक प्रोसेसर, बट कई जगह मैक्सिमम जगह आजकल क्या हो रहा है कि एक साथ 3-4 प्रोसेसर लगे होते हैं कंप्यूटर में, बट वो मेमोरी को शेयर करता है, जितने इनपुट आउटपुट सब एक ही होता है। ठीक है, एक और उसके जो प्रोसेसर होते हैं एक ही काम को कर रहे हैं, तो लेकिन कई सारे जब एक साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक मल्टी प्रोसेसिंग। और इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जब होते हैं तो सिस्टमेटिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो 4th इसका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि देखते हैं कई सारे वर्क आज के डेट में हम लोग नेटवर्क के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो जब कई सारे कंप्यूटर और एक नेटवर्क या कई सारे नेटवर्क जब जुड़ जाते हैं हम लोग, और तब इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जो हैंडल करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं उसको। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेमोरी फाइल को शेयर करता है, कई सारे नेटवर्क के सर्वर को शेयर करता है। इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ईच यूजर थिंक्स दैट रनिंग ऑन ए सिंगल लार्ज सिस्टम विथ वन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं तो हर एक यूजर ये सोच रहा है कि हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब उसको ये भी ज़रूरत नहीं है कि उसमें कितने नेटवर्क में कितने सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, कितने सारे फाइल कनेक्टेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो उसको अपना वर्क करना है और अपना कंप्लीट काम करके जा रहा है। तो ये लेकिन बट ये सारे नेटवर्क में जुड़े होते हैं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा गया है। और लास्ट जो इसका है माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। ये क्या है, इज ए मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परफॉर्म्स ओनली द एसेंशियल फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो एकदम ज़रूरत है, वैसे वैसे वर्क को ये वर्क करता है। और सिस्टम प्रोसेसेस परफॉर्म ऑल अदर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। मतलब जैसे सर्वर, जैसे आजकल जितना भी हम लोग वर्क कर रहे हैं सर्वर के थ्रू वर्क हो रहा है, और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल, जैसे हम लोग अगर गूगल मीट के थ्रू या कोई भी नेटवर्क के थ्रू, जैसे हम लोग गूगल मीट वगैरह क्लास करते हैं, तो वो भी सर्वर के थ्रू यूज हो रहा है। अब देखिए उसमें गूगल मीट का सर्वर है, उसमें हमारा जो नेटवर्क हम लोग जो जिस कंपनी से हम लोग ISP इसको बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उस कंपनी का सर्वर लगा हुआ है। हर एक लोग अपने अपने जहाँ जहाँ नेटवर्क में बैठे हैं वहाँ के सर्वर यूज हो रहा है। मतलब कई तरह के सर्वर और क्लाइंट, जो हम लोग यूजर है जो यूज करता है वो कहलाता है क्लाइंट। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल को सपोर्ट करता है, और वैसे सिस्टम
को हैंडल करने के लिए जो हम लोग मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में ये माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर यूज करते हैं। तो हम लोगों ने आज पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा। ये कंप्लीट एक चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस में। तो नेक्स्ट फिर लेक्चर के साथ फिर हम आगे आएंगे, तब तक इसको पढ़िए। थैंक यू।